हेलो प्यारे बच्चों, सब ठीक ठाक हैं? एकदम जल्दी से तैयार हो गए नहीं तो जल्दी हो जाइए। कागज़ कलम लेके तैयार रहिए, साथ साथ लिखते जाना है। ये नहीं कि नदी किनारे में बैठ के वीडियो देखना है, संडिस कंपाउंड में बैठ के वीडियो देखना है। अपना रूम में बैठ के कागज़ कलम कॉपी निकाल कर पढ़ाई करना है। चलिए एकदम तैयार हैं आप लोग? तो चलिए आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से धारा जो प्रवाहित होता है, उस धारा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। कितना धारा प्रवाहित होता है उसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए हम बच्चे लोग तैयार होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्यारे बच्चों, करंट flowing through galvanometer in unbalanced Wheatstone bridge। असंतुलित Wheatstone ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का व्यंजक चलिए हम लोग गप स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी आप लोग जल्दी बता दीजिए चैट करके, यस सर हम लोग तैयार हैं, जल्दी से बताइए। तो चलिए, दो आदमी ने यस सर बोला, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी सबको बोलिए। चलिए जितने बच्चे जुड़े हैं जल्दी से आप लोग फटाफट लाइक करके दिखा दीजिए। तो मेरे आज्ञाकारी बच्चे कितने हैं? लाइक कीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर बनाना है।
व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर तैयार हो गया है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में यह सेल इस सर्किट में आई करंट भेजता है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे और जंक्शन ए पर पहुंचने के बाद धारा का बंटवारा करेंगे। हम लोग मान लेते हैं ए बी में I1 धारा प्रवाहित होता है और ए डी में I2 धारा प्रवाहित होता है, और ये धारा जंक्शन बी पर पहुंचता है I1 धारा, तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG है, तो बी से सी धारा में पथ में धारा प्रवाहित हो जाएगा I1 माइनस IG हो जाएगा, और गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा और एडी पथ में प्रवाहित धारा दोनों जंक्शन डी पर पहुंचेगा और पहुंचकर दोनों मिलकर डीसी धारा में प्रवाहित होगा। तो डीसी में धारा जो होगा I2 प्लस IG हो जाएगा। ये सब बातें आप लोग खूब अच्छा से पकड़ चुके होंगे। अब ये बी से सी तक धारा आएगा और डी से सी तक आएगा। जंक्शन सी पर पहुंचने के बाद ये दोनों धारा मिलकर इसमें प्रवाहित हो जाएगा I1 प्लस I2 होगा, और ये धारा मिलकर क्या हो जाएगा I, और वो I धारा पुनः परिपथ में होते हुए सेल तक पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने धारा का बंटवारा कर दिया। फिर हम लोग उसी तरह से कहेंगे, क्लोज सर्किट चुनेंगे ए बी डी, जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा को मैं पॉजिटिव लूँगा। फिर दूसरा लूप चुनेंगे, उसमें धारा क्लॉकवाइज जो प्रवाहित होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। इतना बात दर्शा दिया गया है। अब हम लोग कैलकुलेशन में करेंगे, यहाँ पर हम लोग कह सकेंगे किरचॉफ्स सेकेंड लॉ से किसमें हम लोग चुनेंगे, पहले क्लोज्ड सर्किट, क्लोज लूप बोलेंगे इसको हम लोग, ए बी डी ए में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड लॉ अप्लाई करने पर यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग I1 धारा पॉजिटिव होगा, IG धारा पॉजिटिव होगा, लेकिन I2 धारा जो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका हो जाएगा एंटी क्लॉक और ये दोनों धारा होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर I1 धारा है और उसमें रेजिस्टेंस है P, ये पॉजिटिव होगा। फिर बीडी पथ में धारा है IG और प्रतिरोध है बड़ी जी, पॉजिटिव होगा। और फिर एडी पथ में धारा है I2 और प्रतिरोध है R, इसका गुणनफल लेंगे, धारा I2 निगेटिव होगा। इस सभी का अलजेब्रिक सम जो होगा, ये अलजेब्रिक सम जो होगा इसका वो टोटल EMF के बराबर होगा। तो इस बंद परिपथ में टोटल EMF 0 है, टोटल EMF यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा I1P प्लस IG इंटू जी माइनस I2 इंटू आर बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर से मैं सजाता हूँ इसको, I1P माइनस I2 इंटू आर प्लस IG इंटू जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको याद है कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG नॉट इक्वल टू 0, IG का मान 0 नहीं होगा। तो यही धारा खोजना है आगे जाके, IG बराबर कितना होगा, इसके लिए हम लोग आगे फार्मूला प्राप्त करने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ तक लिखिए, एक स्टेप क्लियर हुआ। इस स्टेप पे ज़्यादा समय नहीं देना हमको, क्योंकि आप लोगों को यह चीज़ सेम टू सेम पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है। चलिए जल्दी जल्दी क्लास कीजिए बच्चे लोग, जिसका इसका दोस्त नहीं जुड़ा उसको जल्दी फ़ोन कीजिए।
जितना बच्चे अभी लाइव क्लास में है उससे ज़्यादा बच्चा तो अभी सामने बैठा है। इसका मतलब लगता है लाइव बच्चा बहुत कम देख रहा है, बाद में 8 बजे रात में लगता है देखता है ये लोग। चलिए लाइव क्लास कीजिए, मजा आएगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए, बस आज और कल 2 दिन यूट्यूब में क्लास देख लीजिए। बाकी ये क्लास आपको अब सोमवार से ऐप में दिखाई पड़ेगा। जिन जिन बच्चों को पढ़ाई करना है आपको ऐप में जुड़ जाना पड़ेगा। जो भी नहीं जुड़े हैं, सैटरडे और संडे 2 दिन आपके पास समय है, जल्दी से आप हमसे संपर्क करें और ऐप में जुड़ जाएं और पूरा सिलेबस का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए इसको जल्दी से जल्दी अनुभव कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इसको बहुत गंभीर होकर सोचिएगा। अदरवाइज ये आपको जो मज़ा मिल रहा है ये मज़ा आपके हाथ से निकल जाएगा। अब देखिएगा गौर से, एक लूप को मैंने लिया, हमारे सामने एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। अभी मैं आपको कुछ कंसेप्ट अप्लाई करवाऊंगा। आप लोगों ने मैट्रिक्स का थ्योरी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उसका कुछ कंसेप्ट अभी यूज होने वाला है, आपके सामने कुछ देर में यूज होगा, आप देखेंगे। यही तो मेरा फिजिक्स है जो हर चीज़ को अपने साथ लेके चलता है। तो भाई मेरे गौर से देखिएगा, मैं ले जाता हूँ, मैं पेज को आगे ले जाता हूँ, फिर बैक करके समझाऊंगा आपको। आगे जाने से पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको दिमाग में सेट कीजिएगा। आपका एक बंद परिपथ है बी सी डी बी, दूसरा बंद परिपथ है बी सी डी बी। इसमें बी सी में धारा है I1 माइनस आई जी, प्रतिरोध है Q, और सी डी में धारा है I2 प्लस आई जी, प्रतिरोध है S। ये आपका क्लॉक, ये एंटी क्लॉक हो गया, तो ये धारा हो जाएगा निगेटिव, और ये धारा क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, और आई जी आपका एंटी क्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आई जी हो जाएगा निगेटिव। इसको हम लोग को लिखना है, दिमाग में सोच लिया। अब हम पेज को चेंज करते हैं और इसको लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्लोज्ड लूप बी सी डी बी में किरचॉफ सेकंड लॉ से हम बच्चे लोग कह पाएंगे, इजी वे में यहाँ पर कह पाएंगे कि सर बी सी धारा में जो था आपका धारा था I1 माइनस आई जी, ये पॉजिटिव होगा, और उसका रेजिस्टेंस था Q। और फिर चले आइए सी डी में जो धारा था वो था I2 प्लस आई जी था, और ये एंटी क्लॉक था, निगेटिव होगा, और प्रतिरोध कितना था S। और बी डी में जो था आई जी आपका निगेटिव एंटी क्लॉक होगा यहाँ पर, और प्रतिरोध है बड़ी जी। लेकिन इस सब का जो अलजेब्रिक सम हम लोग लेंगे, तो सबका जो अलजेब्रिक सम होगा, ये अलजेब्रिक सम टोटल ईएमएफ के बराबर होगा। और यहाँ पर इस क्लोज सर्किट में भी टोटल ईएमएफ का मान आपका 0 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, गौर से देखिएगा, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस I2 प्लस आई जी इंटू एस प्लस माइनस माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 0। अब सब ब्रैकेट को हटा दीजिए, अलग कर दीजिए। I1 क्यू हो जाएगा यहाँ पर I1 इंटू क्यू माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिएगा गौर से, आई जी 3 बार दिखता है आपको, तो आई जी सभी आई जी को कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पर तीनों को से,
तो आपका यहाँ पर जो लिखा आएगा उसको गौर से देखिए, तो आपका हो जाएगा I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस माइनस IG कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा Q प्लस एस प्लस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। यहाँ पर भी IG का मान 0 नहीं करेंगे क्योंकि असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, असंतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है आपका। तो यहाँ पर IG नॉट इक्वल टू 0 कहेंगे, मतलब IG कितना है यही हमें कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, अब इक्वेशन 1 और 2 को एक जगह लाएंगे और उस दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें करंट के लिए फार्मूला ज्ञात करना है और उसी को सॉल्व करने में मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे, मैट्रिक्स के कंसेप्ट का उपयोग करेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब दोनों इक्वेशन को एक जगह लाकर कैलकुलेशन करेंगे। तो तैयार हैं बाबू लोग? एकदम जल्दी जल्दी। गौरव कुमार यादव जी, क्या दिक्कत है आपको? मैसेज करते हैं, चैट डिलीट करते हैं, फिर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो भी बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिक्स का भी क्लास हो रहा है, आपको दिखाई पड़ता होगा सुबह सुबह, उसका भी वीडियो कंप्लीट यूट्यूब में है और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हो रहा है। तो इसी तरह से आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो जहाँ है सुविधा है आप आराम से पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम अब आने वाला है कि आपको ऐप में जुड़कर ही पढ़ाई करनी होगी। इसमें हम आपको अब यूट्यूब पे क्लास नहीं दे सकेंगे, आपको पूरे पढ़ाई सिलेबस की करनी है तो आपको ऐप में जुड़ जाना है। उसके लिए आपको सारे बच्चों को ऐप में जुड़ने के लिए कांटेक्ट करना है और सभी बच्चों को, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो सभी बच्चों को मेरा कांटेक्ट नंबर मालूम है, लेकिन जो न्यू बच्चे होंगे उनको नहीं मालूम है, वो कांटेक्ट नंबर लिखेंगे 9199712290। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, इस नंबर से टेलीग्राम बना हुआ है, जुड़ सकते हैं और इस नंबर से हमको बात करके आप अपना ऐप में जुड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना है कि ऐप में जुड़ना है खाली फ़ोन करेंगे जुड़ जाएंगे, तो उसके लिए कुछ दक्षिणा चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 और 2 लेते हैं, गौर से देखिएगा। इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने है, यहाँ पर ये 2 इक्वेशन आपको दिख रहा है। तो I1Q माइनस I2S है और प्लस माइनस IG इंटू QS है। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 को देखते हैं, आप लोग जल्दी बताइएगा इक्वेशन 1 आपका क्या है। I1P माइनस I2 इंटू R प्लस IG इंटू S, ठीक है ना? ये इक्वेशन को याद कर लीजिए, हम आगे लिखने वाले हैं। आप लोग बोलिएगा तो हम लिखते हैं आगे जाके, बोलिए तो। I1 चलिए इक्वेशन 2 क्या है? तो ये सारे चीज सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन में यदि मैं मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं
तो कुछ काम मैं शॉर्ट में करूंगा, गौर से समझिएगा। मेरा एक अपना प्लानिंग किया हुआ टेक्निक है, उसी को यूज करेंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब हम मैट्रिक्स पढ़ाने लगेंगे, लेकिन उसी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। यहाँ से हम लोग I1, I2, IG 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? I1, I2 एंड IG, ये 3 वेरिएबल आपका है। इसको ध्यान दीजिएगा। 3 वेरिएबल में से सभी को बारी बारी से कॉमन लेना है आपको। तो मैं यदि I1 को कॉमन लेता हूं, ये टर्म गायब हो जाएगा। उसके बाद I2 का जो रेजिस्टेंस, IG का रेजिस्टेंस, I2 का रेजिस्टेंस, IG का रेजिस्टेंस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे और उसके बीच में माइनस देंगे। तो कैसे करते हैं इसको जरा देखिएगा गौर से। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, I1 को कॉमन लेंगे तो इतना बटे आप लिखेंगे। I2, R2 का रेजिस्टेंस है कितना? I2 का रेजिस्टेंस है R, लेकिन माइनस है तो लिखेंगे माइनस R इंटू, फिर इसको करेंगे इससे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में माइनस Q प्लस S प्लस G। उसके बाद अपने मन से क्या लगाते हैं? माइनस, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, G को गुना करेंगे इससे। यहाँ पर G प्लस में है, यहाँ पर G प्लस में है इंटू S, लेकिन माइनस में है, माइनस S होगा। और ये बातें आपका हो गया। अब देखेंगे गौर से, बराबर देंगे, फिर अब I2 को कॉमन लेंगे। I2 को कॉमन लेंगे तो I2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, I2 वाले से खत्म होगा। फिर हमारा ध्यान यहाँ आएगा, G को गुना करेंगे इससे। इस बार हम लोग किससे गुना करेंगे? गौर से देखिएगा, इस G को गुना करेंगे Q से, और फिर P को गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो G इंटू Q हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका G इंटू क्यू, G इंटू क्यू। अब देखिए G प्लस में है, Q भी किस में है? प्लस में। उसके बाद माइनस देंगे, और उसके बाद P भी प्लस में है, P प्लस में है इंटू माइनस, माइनस के बाद अब गुना करेंगे किसे? Q प्लस S प्लस G, इतना करेंगे हम लोग। तो I1 को ले लिया, I2 को ले लिया, अब किसको लेना है? IG को। फिर बराबर देके हम लोग लिखेंगे IG बटे IG को जैसे लेंगे, इस बार ये IG वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो IG के बाद फिर यहाँ शुरू करेंगे। अब इसको हम लोग भूल जाते हैं, तो P को गुना करेंगे किसे? S से, लेकिन P इंटू S लेंगे। S के आगे यहाँ क्या है? माइनस। यहाँ हो जाएगा P इंटू माइनस S, फिर माइनस दे देंगे अपने मन से, R इंटू क्यू, R इंटू क्यू इक्वल टू, ये सभी का जो रेशियो है, करंट और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस, सभी ब्रांच का करंट और रेजिस्टेंस का जो रेशियो हुआ, वो रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या लिख देंगे? जहाँ के क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट राशि होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में क्या करना है, थोड़ा सा पेज को उठा रहा हूं मैं, अब इसका काम खत्म है। अब हम लोग इसको देख कर काम करेंगे। लिखने के लिए मैं मौका दे रहा हूं, आप देखिएगा गौर से। अब फाइनली इसको एक ही लाइन में सबको लिखना चाहेंगे, यहाँ से देखिएगा क्या होगा। I1 बटे R इंटू इतना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू क्यू प्लस S प्लस G, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा G इंटू S, बराबर। अब आपका हो जाएगा यहाँ पर I2 बटे, ध्यान दीजिएगा, G इंटू क्यू, G इंटू क्यू होगा आपका G क्यू लिखिए इसे, माइनस माइनस प्लस P इंटू क्यू प्लस S प्लस G इक्वल टू IG बटे, आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस P इंटू S माइनस R इंटू क्यू इक्वल टू क्या होगा? K होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, हमको परिपथ में I1 I2 मालूम रहेगा, I1 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो K का मान निकल जाएगा, या I2 का वैल्यू पुट करेंगे तो K का मान निकल जाएगा।
और दोनों में से किसी एक का वैल्यू पुट करके के निकाल लेंगे और तब के का रिलेशन इससे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, इतना से हमारा आई जी के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा। तो वहां से हम लोग कह सकेंगे आई जी इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा आपका माइनस पी इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू। तो यदि के का मान I1 को पुट करने से मिल जाएगा तो IG का मान भी हम लोग मिला पाएंगे, निकाल पाएंगे। ये असंतुलित है तब IG का मान कुछ निकलेगा। अब देखिएगा, यदि मैं कहता हूं यहां से भी संतुलन वाला जो शर्त था वो मालूम हो सकता है, तो मेरा मेन जो क्वेश्चन था आज वो प्राप्त हो चुका। क्वेश्चन यही था कि असंतुलित स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का व्यंजक। तो गैल्वेनोमीटर का धारा IG का फॉर्मूला मिल चुका हमको। के निकालना है सबसे पहले, तो के कहाँ से मालूम होगा? के दो जगह से मालूम होगा, इससे भी के निकाल सकते हो या इससे भी के निकाल सकते हो। दोनों में से किसी एक का हेल्प लेकर के का वैल्यू निकाल लेंगे और के का वैल्यू जब मालूम हो जाएगा तो फिर IG का भी मान निकल जाएगा। यही स्टेप है यहाँ पर कैलकुलेशन करने का। अब यहाँ पर से मेरा मेन क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। अब यहाँ नोट करके मैं थोड़ा सा एक दो बात लिखना चाहेंगे, जरा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आपको लिखवा देते हैं पूरा अच्छा से, एक साथ ध्यान दीजिएगा। नोट करके मैं यहाँ पर क्या लिख सकूंगा, गौर से देखिए। नोट करके लिखेंगे, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, संतुलित हो, तो हम सभी को पता है IG का मान क्या लेना होगा? 0। IG का मान जैसे 0 लेंगे, प्यारे बच्चों देखना गौर से, तो आपका हो जाएगा माइनस पी इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से हो जाएगा चलो एगो माइनस लफड़ा फंस गया था। तो यहाँ पर आप लोग पी एस को उस पार लेके चल जाइएगा, तो ये हो जाएगा आपका पी इंटू एस बराबर आर इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ से फिर देखिएगा पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस। तो ये संतुलन का शर्त प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? यही है संतुलन का शर्त हमें प्राप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन को भी हम लोग इस स्टाइल से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, दोनों एक साथ हो गया और संतुलित का भी थ्योरी हो गया और फिर संतुलन का शर्त भी प्राप्त हो गया। तो हम लोग सेकंड वाला ही याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट वाला में सिर्फ संतुलन के लिए शर्त याद करें और सेकंड वाला को याद करते हैं तो असंतुलन में IG का मान भी निकल जाता है और फिर संतुलन का शर्त भी निकल जाता है। तो यही ज़्यादा अच्छा है, इसको हम लोग को याद रखना है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। इसके पहले आप लोग लिख लिए थे? चलिए ठीक है, जल्दी इसको लिख लीजिए। तो इक्वेशन 1 और 2 लिख लिए आप लोग? जल्दी लिखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बनवाऊंगा। जल्दी तैयार हो जाइए आप लोग। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलित और असंतुलित दोनों का कंसेप्ट आपको मिल चुका है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे और सभी बच्चों को मिलजुल कर बनाना है और सीखना है व्हीटस्टोन ब्रिज के अप्लाई पर किस तरह का क्वेश्चन पूछता है
जिसको हम लोगों को देखना है। कुछ बच्चा मेरा सामने बैठ के बाय बाय कर रहा है। तो तेजी से काम करें। चलिए हो गया बाबू लोग, थोड़ा सा बच गया नीचे, जल्दी लिखिएगा, देरी नहीं करना आपको। सूरज कुमारी कौन है जी? गोलू कुमार, भागलपुर नाथनगर, लिख लिया, वेरी गुड। चलिए बहुत सुंदर। क्या हुआ जी अमन कुमार, कहाँ रो रहा रे? अमृता कुमारी भी रो रही है, क्या बात है बाबू, कहाँ रोने लगे? और लिख लिया इसलिए बैठ के रो रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा मेरा चेला कहा गुरुजी नहीं रो रहे हैं, लेकिन वो सिंबल रोने वाला कहा दिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो बच्चे बच गया बाद में लिखना। यहाँ पर प्यारे बच्चों एक छोटा सा बात है, एक छोटा सा फिगर बनाएंगे और व्हीट स्टोन ब्रिज के आधार पर अब देखना है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज में कैसा क्वेश्चन मिले आएगा जिसका हमको जवाब देना है। तो कहता है एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें से 4 चालक तार होते हैं, जिसमें से 3 का प्रतिरोध आपको मालूम रहेगा, सेल जोड़ते हैं, सेल का ईएमएफ मालूम रहेगा, एक तार का प्रतिरोध मालूम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कहेगा कि उस यदि वो सिस्टम संतुलित है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो उसमें से प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए एक फिगर में बनाता हूं और उसमें से आपको बताना है, ध्यान देना है गौर से। आपके सामने यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसको हम बना रहे हैं, गौर से देखिएगा। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है और यहां पर एक सेल जुड़ा हुआ है। आपके प्रश्न में सेल के बारे में दो चीज दिया हुआ है। सेल का ईएमएफ ई का वैल्यू दिया हुआ है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो यहाँ पर 2 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है। दो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर में और सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, प्रवाहित धारा आई जी कहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि P का वैल्यू 10 है, Q का वैल्यू 40 है, S का वैल्यू 60 है, R का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ये आपका 10 है, 10 ओम, ये है आपका 40 ओम, ये है आपका 50 ओम और R का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है। तब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं, ये 50 नहीं दिया है, ये 60 दिया हुआ है। 10 ओम, 40 ओम, 60 ओम। सेल 2 वोल्ट का है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। तब आपसे पूछा जा रहा है यह सेल जो इसमें धारा भेजेगा वो धारा आपका यहाँ से चला आई धारा और वो धारा जंक्शन ए पर पहुंचता है और दोनों में धारा का बंटवारा हो जाता है। I1 इसमें हो जाता है I2, तो फिर इसमें धारा बहेगा। अब यहाँ पर कह रहा है, गौर करके देखिएगा आप लोग, इस तरह से यहाँ चलेगा और यहाँ धारा फिर आई हो जाता है। आप बच्चों से प्रश्न किया गया है, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ तो प्रश्न, उस प्रश्न को आपको गौर से देखना है। क्या पूछा इसमें? इसमें पूछ रहा है आपको यदि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो तो बैलेंस हो तो कहता है ABC तथा ADC में धारा करंट का मान ज्ञात करें। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो माय डियर बच्चों, अब कैसे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे हम लोग? सबसे पहला ड्यूटी है आपको, क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा है ये संतुलित है। क्या लिखा है? संतुलित है। यदि संतुलित है लिखा हुआ है तो हम लोग बच्चे लोग कर सकते हैं, चूंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। IG का मान क्या होगा? 0 होगा। तथा एक चीज और होगा, जब संतुलित होता है तो संतुलित होने का जो शर्त है उस शर्त का वो पालन करेगा। तो शर्त क्या कहता था? P/Q इक्वल टू R/S। तो P/Q इक्वल टू आपका होगा R/S। ध्यान दीजिएगा गौर से, P/Q इक्वल टू R/S। तो यहाँ से R आपका मालूम नहीं है, ये निकालना चाहिए आपको। तो R आपको मालूम हो जाएगा यहाँ से, तो R का मान यहाँ से निकालिएगा। R बराबर हो जाएगा आपका P इंटू S/Q। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से R का वैल्यू आपको मिल गया
तो गौर से देखोगे, पी का वैल्यू पुट करते हैं, पी का वैल्यू कितना है आपका 10, क्यू का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू कितना है 60, क्यू का वैल्यू कितना है 40। तो आप गौर करके देखोगे, ये हो गया 15 ओम। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया 15 ओम। अब 15 ओम निकाल तो लिया। अब हमारे पास प्रश्न है कि ए बी सी में धारा का मान क्या होगा। जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, जीरो है, तो ये जो I1 धारा है वही धारा यहाँ भी आएगा और यहाँ तक आ जाएगा, और इसमें भी धारा I2 हो जाएगा, यहाँ तक धारा I2 आएगा। तो ये हमें I1 का मान चाहिए और क्या चाहिए, I2 का मान चाहिए। ABC में धारा हुआ I1 निकालना है। यहाँ पर ABC में करंट है, धारा है आपका I1, इसका मान चाहिए। एक प्रश्न आपका ये हुआ। दूसरा प्रश्न हो गया ADC में, ADC में धारा सिंबल है आपका I2, इसका मान आपको चाहिए। ये दोनों मान आपको यहाँ से निकालना है। I1 I2 का मान आपको बताना है। चलिए एकदम तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी और काम करके बताइए। ABC और ADC में I1 I2 धारा का मान बताना है। अब क्या कर सकते हो आप लोग, कैसे बता सकते हो? तो अब थोड़ा सा पुराने बातों को याद करना है कि सर किसी भी परिपथ में धारा का मान निकालना है तो पहला ड्यूटी है कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। क्या निकालना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा। सेल का EMF दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो बाकी इन चारों चालक तार का जो प्रतिरोध है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब गैल्वेनोमीटर में भी रेजिस्टेंस था लेकिन उसमें करंट जा ही नहीं रहा है, सिस्टम संतुलित हो गया, आप उसको इग्नोर करोगे, उस पर कोई ध्यान नहीं जाएगा। तो हमारे पास धारा जो प्रवाहित होता है, ए से जो I1 धारा चला बी होते हुए सी तक पहुंचा है, तो AB BC श्रेणी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ये दोनों श्रेणी में, इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 40 10 50। अब दूसरा देखेंगे, ADC में आएंगे तो इस पद का समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 15 + 60 75 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों, ये तार और ये तार दोनों में धारा का बंटवारा हुआ है, समांतर हो जाएगा। तो इसमें हुआ 50 और इसमें हुआ 75, वो दोनों समांतर में है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फिर प्रोडक्ट बाय सम क्या लगाएंगे? तो ऊपर में हो गया कितना 50, नीचे हो गया कितना 75। 50 × 75 बटे 50 + 75 करेंगे तो पूरे परिपथ का यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, सेल में भी आंतरिक प्रतिरोध है, ये भी बेकार नहीं जाएगा, वो सबके साथ ये जो R है श्रेणी में होगा, उसको भी वहाँ जोड़ना पड़ेगा, तब संपूर्ण परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा। और सेल का EMF मालूम है, तब करंट I बराबर टोटल करंट I निकलेगा। वहाँ से सेल कितना धारा भेज रहा है वो I निकल जाएगा। जब ये I निकलेगा तब हम लोग I1 + I2 बराबर I करके तब I1 I2 के बारे में सोचेंगे। ये आपका स्टेप हुआ। व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी आपका हो गया समाप्त। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले जो कंसेप्ट लिए हैं उसका अप्लाई कर रहे हैं। तो लगभग सभी बातों को मैंने बोल दिया, अब उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे। तो पेज पलट रहे हैं, अब तक आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बच्चे लिख लिए? जल्दी बोलिए यस सर, लिख लिए। अमित सैनी बाय बाय, चलो बहुत अच्छा बात है। बाय बाय नहीं करो, क्लास में हो, देख लो थोड़ा देर और पूरा सवाल को पूरा सीख लो। व्हीटस्टोन ब्रिज का हो रहा है, अधूरा नहीं छोड़ना है बाबू। जो लाइक नहीं करता उसको भगवान पाप लिखेगा।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके दिमाग में सेट होगा, गौर से देखिएगा। मैं लिखता हूं ए बी सी का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो दोनों सीरीज में था। हम लोग लिखेंगे आर एस बराबर 10 प्लस 50 40 40 बराबर आपका हो जाएगा 50 ओम, ठीक है। फिर कहेंगे हम लोग ए डी सी, क्या कहेंगे, ए डी सी का समतुल्य प्रतिरोध, सिंबल देंगे आर एस बराबर 10 प्लस 15 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 75 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गौर से, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से तार जुटा हुआ हो गया, इस तरह से आपका हो गया। तो ये हो गया आपका कितना 50, ये कितना है 75, इसमें धारा कितना है I1, इसमें धारा कितना है I2। ये पॉइंट का नाम क्या है ए, इस पॉइंट का नाम क्या है सी, और ये है बी, ये है तुम्हारा डी। चलिए ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर अब समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चारों तार का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध आपका हो जाना है, उसका सिंबल हो जाएगा आरपी बराबर वाट। तो यहाँ आप कहेंगे आरपी इक्वल टू 50 गुना 75 बटे 50 प्लस 75। आप सॉल्व करके देखिए जल्दी से, आरपी बराबर हो जाएगा 50 गुना 75 बटे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125, तो 25 दिया 75, 25 पंचे 5 दंग, तो ये हो जाएगा आरपी बराबर कितना 30 ओम हो गया। अब देखेंगे संपूर्ण परिपथ का, आप सोचेंगे क्या क्या सोचेंगे, संपूर्ण परिपथ का, संपूर्ण परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा, यहाँ पर कर दोगे आर कर देंगे आरपी प्लस आंतरिक प्रतिरोध ये है, तो चारों तार का प्रतिरोध हुआ कितना 30 ओम, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2 ओम, ये हो गया टोटल कितना 32 ओम हो गया। अब कहेंगे मेन करंट कितना होगा, मेन करंट निकालना है, आई बराबर आपको कहेंगे टोटल ईएमएफ, क्या कहेंगे टोटल ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं जैसा आगे बढ़ाता हूँ फिर आपको बैक करके दिखा देंगे, लिख लीजिएगा, तुम कहा आ जाता है। अब यहाँ पर देखना गौर से, तो आपका मेन करंट आई का मान निकल गया, टोटल ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, और ज्वाइनिंग रेजिस्टेंस कितना निकला 32, कट के हो जाएगा 1/16 एम्पियर। मेन करंट हो गया 1/16 एम्पियर आपने निकाल लिया, मतलब वो सेल उस परिपथ में जो धारा भेज रहा है वो कितना भेज रहा है 16 एम्पियर भेज रहा है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए बाबू लोग, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एक स्टेप खत्म हो गया, सेल द्वारा भेजा गया मेन करंट, मेन करंट यदि हम खोज लिए तो फिर मेरा बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेन करंट आई का मान आपको मिल चुका है, यहाँ पर आई बराबर 1/16 एम्पियर। अब I1 I2 खोजना है, मेन करंट निकल जाने के बाद I1 I2 बताना और आसान हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ बता के आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुत सारे बच्चे ने निकाल के बता भी दिया, वेरी गुड, बारे बहादुर साहब मेहनत कर रहा है।
अब आपको I1 I2 बताना है, तो जरूरत किसका है वो गौर से सीखिएगा। आइए बैक करते हैं हम लोग यहाँ पर। प्यारे बच्चों, I1 I2 बताने के लिए ध्यान रखिए, ये जो सेल धारा भेजता आई, ये आपने खोज चुका, ये निकल गया कितना, 1/16 एम्पियर। ये काम खत्म हो चुका है। अब यही करंट आएगा यहाँ पर जंक्शन ए तक। अब यहाँ से ये दोनों में बट जाएगा। तो यहाँ पर जो धारा का बंटवारा देखा ना आपको, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए बिंदु और सी बिंदु के बीच का विभवांतर कितना होगा, ये बिना बताए कोई उपाय नहीं है। तो ओम्स लॉ को यूज करिए। ओम्स लॉ को यूज करके हम विभवांतर को आसानी से बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं? तो ओम्स लॉ को यूज करके बता सकेंगे। तो उसमें कहता है विभवांतर V बराबर I इंटू आर। तो ये चारों तार का समतुल्य प्रतिरोध आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है, वो 30 निकला था, 30 ओम। ये इसको छोड़ देंगे हम लोग, आप इधर ये करंट दे दिया, इसके जिम्मेवारी समाप्त, इसको भूल जाइए आप। अब इतना में सोचिए गौर से, यहाँ तक करंट आएगा तुम्हारा 1/16 एम्पियर, 1/16 एम्पियर आएगा। और यहाँ पर चारों तार का समतुल्य प्रतिरोध है 30 ओम। कितना है? 30 ओम। तो ए और सी के बीच का विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर निकल जाएगा V बराबर I इंटू आर। इसी कंसेप्ट पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब विभवांतर निकालेंगे, तब फिर I1 निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा। राइट, ये कंसेप्ट को अप्लाई करके हम लोग काम कर लेंगे। आगे बढ़े? यस। तो चलिए उस बात को करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग पॉइंट ए तथा सी के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ से कहेंगे V इक्वल टू I इंटू आर। तो I का मान है 1/16 और R का मान कितना था वहाँ, 30। आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ दिए, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम था और 30 ओम था वो चारों का प्रतिरोध। तो चारों को रखेंगे, सेल को छोड़ दिए। तो V बराबर हमारा निकल जाएगा यहाँ पर 30/16 हो जाएगा 15/8 वोल्ट। अब जब ये मान निकाल लिया आपने, तब हम बच्चे लोग अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग यहाँ कर सकेंगे I1 इक्वल टू I1 धारा बराबर क्या कहेंगे, V/R। तो ये V क्या है, विभवांतर हो गया 15/8 बटे R। अब कितना होगा, ये R जो हुआ ABC का प्रतिरोध, क्या होगा ये, ABC का प्रतिरोध। तो आपको याद है कि ABC का प्रतिरोध कितना था, 15/8, यहाँ पर बटे हो जाएगा 15/8 बटे ABC का प्रतिरोध था 10 + 40 50। ये हो जाएगा आपका 15/8 गुना 50। तो 5 से 10 बार में, 5 से 3 बार में, तो हो जाएगा 3/80 एम्पियर। चलिए एक आंसर निकल गया यहाँ पर। अब फिर कहेंगे I2 बराबर V/R। यहाँ पर V तो लिखेंगे जरूर, लेकिन R क्या होगा, ADC का प्रतिरोध लिखेंगे। फिगर दिमाग में है ना, बेजोड़ मजा आ रहा है पढ़ाने में। ये 15/8 तो जरूर है, लेकिन ये हो जाएगा कितना, 75। ये हो गया तुम्हारा 15/8 गुना 75। तो 5 से 3 बार में, 5 से 15 बार में, ये हो जाएगा 3/15 गुना 8 कितना होगा, 120 एम्पियर। इस तरह से आप लोगों ने आंसर को देख लिया।
चलिए आप लोग आगे बढ़िए, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और यहाँ से अब न्यू टॉपिक आपके सामने आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। ये दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें किर्चॉफ्स लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले दिन। बाय बाय।